हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ओके, तो एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर इंट्रोडक्टरी बेस्ड है, यानी आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस को हम लोग कैसे कवर अप कर सकते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कैसे समझ सकते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस को लिखना कैसे है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कोवलेंट बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है तो वो कैसे करनी है, रिएक्शन के मैकेनिज्म का क्या मतलब है। तो ये सारी बातें आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ओके, अच्छा जी, सबसे पहली बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम लोग लेफ्ट साइड पे क्या लिखेंगे, जब कभी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग लिखेंगे रिएक्टेंट्स और फिर एरो साइन लगाएंगे और फिर लिखेंगे प्रोडक्ट्स। अब जो रिएक्टेंट्स होंगे ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, जो प्रोडक्ट्स होंगे वो भी कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, तो रिएक्टेंट्स में कोवलेंट बॉन्ड जो है, रिएक्टेंट्स में कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं इनकी ब्रेकिंग होती है, और प्रोडक्ट्स में कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं इनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब याद रखिएगा ऑर्गेनिक रिएक्शन में जब कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है तो ब्रेकिंग दो तरह की होती है, टू टाइप्स की ब्रेकिंग होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कोवलेंट बॉन्ड है वो दो तरह से टूटते हैं। नंबर 1 होमोलिटिक फिशन, होमोलिटिक फिशन। नंबर 2 हेट्रोलिटिक फिशन। अब ये होमोलिटिक फिशन क्या है और हेट्रोलिटिक फिशन क्या है, देखें। लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये कोवलेंट बॉन्ड है, कोई रिएक्टेंट है, कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक एटम हो गया, एक एटम को हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है दरअसल ये क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग। जब दोनों एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स की करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसका मतलब दरअसल क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। यानी आप सिंपली याद रखें कि एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो दरअसल दो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। अब जब इसकी होमोलिटिक फिशन होगी, होमोलिटिक ब्रेकिंग होगी, तो इसका मतलब ये होता है कि जो म्यूचुअली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जब इनकी ब्रेकिंग होगी तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा इसका, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, जिसको हम लोग हाफ एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एरो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। यानी जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया हुआ था, ब्रेकिंग कुछ इस तरह से हो कि एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास चला जाए, इस एटम का इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, ए ये इसका इलेक्ट्रॉन प्लस और ये बी और ये इसका इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री
रेडिकल। ठीक है, तो जब कभी कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग इस तरह से हो तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोलिटिक फिशन। क्या बोलते हैं इसको? होमोलिटिक फिशन। अच्छा, तो ये होगा कब, या बॉन्ड इस तरह से कब टूटा करेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर? तो इसके लिए कुछ बेसिक कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि जब ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम लोग सनलाइट का इस्तेमाल कर रहे होंगे, सनलाइट का अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसको हम लोग H न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तब बॉन्ड की जो ब्रेकिंग होगी वो होमोलिटिक तरीके से हो, यानी इस तरह से बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। इस तरह से दूसरी कंडीशन ये है कि जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो कि बहुत हाई एनर्जी वाली रेडिएशन है, इनकी प्रेजेंस में भी बॉन्ड इसी तरह से ब्रेक डाउन होगा। इसी तरह से हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, जब हम लोग को रिएक्शन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होगा तब भी इसी तरह की ब्रेकिंग इन्वॉल्व होगी। कुछ बेसिक कंडीशंस है कि होमोलिटिक फिशन कब होगी। होमोलिटिक फिशन है क्या कि बॉन्ड इस तरह से टूटे कि फ्री रेडिकल जनरेट हो जाए, और बिल्कुल इसी तरह से जब इनकी फॉर्मेशन होगी, इसको आप इस तरह से अपोजिट करके भी देख सकते हैं, जब इनकी फॉर्मेशन होगी या दो फ्री रेडिकल जब आपस में मिलेंगे तो हम लोग क्या शो करेंगे, इस तरह से एरो शो करेंगे, इस तरह से, इस तरह से। अब ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में। जब ये दोनों आपस में म्यूचुअली शेयर हो जाएंगे तो फिर इसका रिजल्ट क्या बनेगा, दोबारा फिर ये बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है, ऐसे करके। तो ब्रेकिंग के लिए एरो इस तरह से लगाने हैं, फॉर्मेशन के लिए एरो का यूज इस तरह से करना है। ये होगी होमोलिटिक फिशन। इसी तरीके से दूसरी जो टाइप है दैट इज हेटेरोलिटिक फिशन। लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड है। अब जब नॉर्मल कंडीशंस होगी, यानी सनलाइट नहीं होगी, वेरी हाई टेम्परेचर नहीं होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं होगी, तब अंडरस्टूड बात है कि जो कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी वो हेटेरोलिटिक फिशन के थ्रू होगी। हेटेरोलिटिक फिशन क्या है कि बॉन्ड कुछ इस तरह से टूटे कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी एक एटम पे शिफ्ट हो जाएं, जिसको हम लोग इस तरह से कंप्लीट हाफ एरो नहीं कंप्लीट एरो लगाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि ये बॉन्ड यहां से टूट के इस एटम के पास चला गया। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन दोनों जो आपस में म्यूचुअली शेयर थे एक ही एटम के पास चले गए, तो इसके ऊपर अल्टीमेटली इसका भी ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन तो अब इसके पास चला गया, ये तो इसका अपना है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन भी इसके पास चला जाएगा, तो इसके ऊपर अल्टीमेटली क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो दूसरा एटम होगा जिसके ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह की फिशन को बोलते हैं हेटेरोलिटिक फिशन, यानी किसी एक एटम के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट हो जाना। तो रिजल्ट क्या निकला इसका, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ही हुई है ना। हाँ, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं R A और B। अब ये इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो इसके ऊपर भी तो शिफ्ट हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स या कोवलेंट बॉन्ड जब किसी एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, नेगेटिव चार्ज बन जाता है। तो नेगेटिव चार्ज असल क्या होता है, ये भी दरअसल दो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा इन दोनों में से नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा जब हम लोग टेंपरेचर देंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शंस को जब हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, यही वाला रिजल्ट निकलेगा। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज। और बिल्कुल इसी के करस्पॉन्डिंग जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, एक नेगेटिव चार्ज वाला कंपोनेंट है, पॉजिटिव चार्ज वाला कंपोनेंट है, तो ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं दो बेसिकली यहाँ पे शिफ्ट होंगे, तो इस तरह से एरो हम लोग रिप्रेजेंट करें, इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा फिर दोबारा से A और B, इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी ये जब फॉर्मेशन होगी तो ये चीज बन जाएगी, ब्रेकिंग होगी तो ये चीज बन जाएगी। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही है। और आपने हमेशा याद रखना है
एरो की जो टेल होनी चाहिए वो इलेक्ट्रॉन्स के पास होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की तरफ से आपने खींचनी होती है, हेड नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। ये देखें इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इस केस में देखिए इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो एरो की जो टेल है वो इलेक्ट्रॉन से ही आपने स्टार्ट करनी है। तो इस तरह से जब यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, फिर दोबारा से हमारे पास क्या बन जाएगा, ए और बी। ठीक है, तो ये दो तरह की फिशन इन्वॉल्व है ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर। दूसरी बात, जब हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस को स्टडी करेंगे तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म की भी बात करेंगे। ऑर्गेनिक रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों को मैकेनिज्म की भी जरूरत पड़ेगी, हम लोगों को मैकेनिज्म को भी स्टडी करना होगा। मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म होता है वे ऑफ केमिकल रिएक्शन, वे ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का पाथ क्या है, रास्ता क्या है, यानी हाउ रिएक्टेंट रिएक्ट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट, रिएक्टेंट ने किस तरह से आपस में रिएक्ट किया और ये प्रोडक्ट बना है। इस बात को आप लोग ऐसे समझें, जैसे एक बंदा फैसलाबाद से लाहौर जाता है, तो फैसलाबाद को ऐसे समझ लो जैसे रिएक्टेंट्स है और लाहौर जो है वो मंजर है, प्रोडक्ट है। तो मैकेनिज्म का मतलब ये कि हम लोग सिर्फ ये ना बताएं कि ये बंदा फैसलाबाद से लाहौर गया है, बल्कि हम लोग इस तरह से बताएं कि ये बंदा जो है वो फैसलाबाद से पहले जो है वो रास्ते में शेखुपुरा पहुंचा है, शेखुपुरा से फिर शाहकोट गया है, शाहकोट से होता हुआ वो फिर लाहौर पहुंचा है, या ये बंदा जो है ये बाय रोड गया है, या ये बंदा जो है फैसलाबाद से बाय एयर जो है वो जहाज पे इसने सफर करके लाहौर गया। यानी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कैसे गए हैं, इसकी अंदर की बात, अंदर की एक्सप्लेनेशन, अंदर की कहानी को डिस्कस करने को हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मैकेनिज्म आपके सिलेबस में गिवन होंगे, वो आपको हर हाल में प्रिपेयर करने होंगे, आप लोगों को बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे यहाँ पे। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जिनके मैकेनिज्म आपके सिलेबस में गिवन नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे, मैं आप लोगों को उनके भी कुछ मैकेनिज्म बताऊंगा यहाँ पे, ताकि आप लोग रिएक्शन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। तो आप लोगों के एग्जाम में वही वाले मैकेनिज्म आएंगे जो आपके सिलेबस में शामिल होंगे। जो मैकेनिज्म आपके सिलेबस में शामिल नहीं होंगे वो जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए होंगे, आपके नॉलेज के लिए होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होंगे, और जो आपके सिलेबस में होंगे उनको आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है। तो हम लोग जो है ऑर्गेनिक रिएक्शंस को समझने के लिए समटाइम मैकेनिज्म को यूज करेंगे, और समटाइम कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस को जिनका मैकेनिज्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा और हम लोग मुनासिब नहीं समझेंगे कि इसको आप लोगों को बताया जाए, क्योंकि अभी इनिशियल लेवल है, अभी आप लोग फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ी, 10th क्लास में थोड़ा बहुत आपने इंट्रोडक्शन किया है। तो हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करेंगे, ट्रिक्स को यूज करेंगे ताकि रिएक्टेंट्स किस तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं ये आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। तो दरअसल मैकेनिज्म का मकसद भी तो यही होता है ना कि रिएक्टेंट किस तरह से प्रोडक्ट में गए हैं, इस बात को समझने, इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग मैकेनिज्म करते हैं। और हम लोग कुछ रिएक्शंस के मैकेनिज्म नहीं करेंगे, बल्कि ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो ट्रिक्स बड़ी हेल्पफुल साबित होंगी आप लोगों को रिएक्शंस को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, इस तरह से आप लोगों को स्टार्ट लेक्चर में एक दफा बताया था कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होते हैं ये जनरली स्लो होते हैं। क्यों स्लो होते हैं? क्योंकि इनमें कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग और फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है, और ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस स्लो होते हैं। तो इनको थोड़ा फास्ट बनाने के लिए, थोड़ा टाइम को कवर अप करने के लिए आप लोग नोट करेंगे कि बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कंप्लीट होते हैं। कैटालिस्ट
तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर हम लोग कैटालिस्ट यूज करते हैं। तो जब कभी आप लोगों ने कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन लिखना है, याद करना है, तो याद रखिएगा कैटालिस्ट को रिएक्शंस के ऊपर मेंशन करना या रिएक्शंस के अंदर मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैटालिस्ट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। कैटालिस्ट के बगैर रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होते। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं, अगर हम लोग उनके अंदर कैटालिस्ट ऐड नहीं करेंगे तो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगा। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो कैटालिस्ट के बगैर प्रोसीड तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी यील्ड हम लोगों को अच्छे से नहीं मिलती। तो रिएक्शंस को फास्ट बनाने के लिए, रिएक्शंस में बेटर यील्ड को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस जिनमें कैटालिस्ट का यूज होगा, उन कैटालिस्ट को याद रखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होगा। इसके मार्क्स होते हैं पेपर के अंदर। जब आप लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन लिखते हैं और कैटालिस्ट नहीं लिखते तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। कैटालिस्ट के साथ साथ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से कुछ कंडीशंस भी दी होती हैं। हर रिएक्शन की कोई ना कोई कंडीशंस हुआ करेंगी ऑर्गेनिक रिएक्शन में। किसी रिएक्शन में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, किसी में 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर होता है, किसी में 50 एटीएम प्रेशर रिक्वायर होता है, किसी में 2 एटीएम प्रेशर रिक्वायर होता है। तो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस भी रिएक्शंस के अंदर दी होती हैं। इनको भी आप लोगों ने नहीं भूलना, इनको भी आप लोगों ने याद रखना है। कैटालिस्ट को भी याद रखना है रिएक्शन का। हर एक रिएक्शन का स्पेसिफिक कैटालिस्ट होगा, बहुत सारे रिएक्शन पढ़ने वाले हैं हम लोग। और टेम्परेचर और प्रेशर की रिएक्शन के अंदर जो कंडीशंस दी होंगी, जो वैल्यूज दी होंगी, इनको भी याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। आप लोग जो एफएससी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम लोग शुरू कर रहे हैं, प्रॉपर उसके रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोग जब उनके रिएक्शंस देखेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे बाय नेम रिएक्शंस भी नजर आएंगे। बाय नेम रिएक्शंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। बाय नेम रिएक्शन का मतलब क्या कि कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जो साइंटिस्ट के नेम पे ही होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे वर्ड्स सिंथेसिस क्या है? वर्ड्स सिंथेसिस एक रिएक्शन है जो साइंटिस्ट के नेम पे है, ये बाय नेम रिएक्शन है। इस तरह से सबैटियर सेंट्रल रिएक्शंस, वोल्फ-किश्नर रिएक्शन, इस तरह से बहुत सारे रिएक्शन आएंगे जो साइंटिस्ट के नेम पे होंगे। तो इनको आप लोगों ने स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से समझना भी है और इनको याद भी करना है। ये एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑर्गेनिक रिएक्शंस को आप लोग तब ही अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आपकी ग्रिप फंक्शनल ग्रुप के ऊपर है। अगर आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप का नहीं आइडिया तो आप लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो बेसिस है वो फंक्शनल ग्रुप है। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप का कोई आइडिया नहीं है, फंक्शनल ग्रुप का पता नहीं है कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन का क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, एस्टर का क्या है, अल्कोहल का क्या है, तो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक रिएक्शंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इसलिए आपका सबसे पहले फोकस ऑर्गेनिक रिएक्शंस को स्टार्ट करने से पहले फंक्शनल ग्रुप पे होना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप पे हम लोग अपने एक लेक्चर में बात कर चुके हैं, उस लेक्चर को रिवाइज करें, उस लेक्चर को अंडरस्टैंड करें और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप हैं उनको समझें, तभी आप लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और हाँ, ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हैं, जब हम लोग इनकी इक्वेशन लिखेंगे, रिएक्टेंट लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, तो हम लोगों को इक्वेशन को बैलेंस भी करना होता है, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में एटम्स की तादाद को बराबर करना होता है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो इक्वेशन को बैलेंस करना है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्गेनिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जिस मेन प्रोडक्ट में जाते हैं उसका मैकेनिज्म, उसको अंडरस्टैंड करना ज्यादा जरूरी है।
बजाय इसके कि हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करें। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में इक्वेशन की जो बैलेंसिंग है, इक्वेशन को जो बैलेंस करना है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर हम लोग इक्वेशन को ना भी बैलेंस करें तब भी हमारा काम बन जाता है। लेकिन आप लोगों का चूंकि इनिशियल है, आप लोग तो अभी फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप लोग तो छोटे छोटे रिएक्शंस पढ़ेंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड बड़े बड़े रिएक्शंस नहीं है। तो इसलिए अगर आप लोग इक्वेशंस को लिखते हैं और उसके साथ बैलेंस करते हैं तो ये ज्यादा सूटेबल होगा, ज्यादा फायदेमंद होगा। वैसे अगर हम लोग ना भी बैलेंस करें तब भी बात बन तो जाएगी, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ऑर्गेनिक रिएक्शन जो आप लोग प्रिपेयर करें उसको बैलेंस भी जरूर करें, क्योंकि आपकी बुक के अंदर जो रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक के वो बहुत छोटे छोटे हैं, इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसी तरह से याद रखिएगा, जब हम लोगों ने ऑर्गेनिक रिएक्शन को लिखना है तो यहाँ पे हम लोग जनरली रिएक्टेंट्स लिखते हैं, फिर एरो साइन, फिर हम लोग प्रोडक्ट्स लिखते हैं। जो कैटालिस्ट होता है इसको हमेशा, कैटालिस्ट को हमेशा आपने एरो के ऊपर लिखना है। जो टेम्परेचर या प्रेशर की कंडीशंस हुआ करेंगी वो भी आप लोग एरो के ऊपर लिखेंगे। ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनिक रिएक्शंस की। रिएक्टेंट्स लिखें इधर, प्रोडक्ट इधर लिखें, कैटालिस्ट लिखें यहाँ पे एरो के ऊपर या नीचे, और टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशन है वो यहाँ पे लिखें। हाँ, आप लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस में अगर आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं, 2 रिएक्टेंट्स हैं, 3 रिएक्टेंट्स हैं, 4 रिएक्टेंट्स हैं, तो आप लोग एक दो रिएक्टेंट्स को यहाँ पे लिख दें और कुछ रिएक्टेंट्स को आप लोग एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं। यानी कैटालिस्ट और टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन इधर ही लिखनी है, लेकिन आप लोग टेम्परेचर प्रेशर कैटालिस्ट के साथ साथ कुछ रिएक्टेंट्स को भी आप लोग एरो के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब आपने रिएक्टेंट्स को एरो के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो रिएक्टेंट्स के साथ आप लोगों ने क्या करना है, पॉजिटिव साइन लगाना है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास कोई रिएक्टेंट है 2, एक का नाम A है और एक का नाम B है, तो मैं A को यहाँ पे लिख देता हूँ और B को यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे करके। इसका मतलब क्या है कि एक रिएक्टेंट A है और एक रिएक्टेंट B है और ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे कैटालिस्ट भी लिख दें, यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशन है वो भी लिखते हैं इस तरह से। तो अब प्लस साइन ना भी ऐड करें तब भी आप लोग जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिएक्टेंट्स को एरो के ऊपर। तो जब प्लस साइन यहाँ पे ना भी लगा हो तो इसका मतलब भी यही होता है कि ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से आप लोग जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शंस को जब आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप नोट करेंगे कि यहाँ पे रिएक्टेंट्स होंगे। ये लेट्स सपोज ये रिएक्टेंट है, R फॉर रिएक्टेंट्स, यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं, कैटालिस्ट और कंडीशन तो एरो पे होंगी। तो प्रोडक्ट हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, यानी एक से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। तो आप लोग कुछ प्रोडक्ट्स को भी इस एरो के ऊपर लिख सकते हैं। बस ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा इस बात को कि जब हम लोगों ने किसी प्रोडक्ट को एरो के ऊपर मेंशन करना है या एरो के साथ ऊपर या नीचे मेंशन करना है तो उसके साथ माइनस साइन लगाना है और फिर यहाँ पे कोई ना कोई प्रोडक्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल आप रिएक्टेंट्स का रिएक्शन करवाते हैं और कोई प्रोडक्ट बन जाता है आपके पास 2, लेट्स सपोज X प्रोडक्ट बन जाता है और Y प्रोडक्ट बन जाता है। तो आप लोग यहाँ पे Y को लिखने की बजाय आप ऐसे लिख सकते हैं रिएक्टेंट्स ये आपस में रिएक्ट हुए और प्रोडक्ट बना दिया X और Y बना दिया। तो आप प्रोडक्ट के साथ माइनस साइन लगा दें और एरो के ऊपर लिख दें, ऊपर लिख दें, नीचे लिख दें, कहीं भी लिख दें एरो के पास। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट